साथ माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफ़र साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन समर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। मंसूर जाफ़र साहब, कैसे एनालाइज करेंगे जो इस वक्त सारी सिचुएशन पैदा हुई है, ख़ास तौर पर जून 2025 से लेके अब तक क्या कुछ हुआ जो आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं, ये तमाम ममालिक, ख़ास तौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ और ईरान, इसके अलावा अमेरिका और इसराइल? जी बहुत शुक्रिया जी सर। यकीनन ये एक तसलसल है उसी नौइयत की एक्टिविटीज का कि जो माजी में, जब आपको याद होगा, जून में इसी नौइयत के मुज़ाकरात की मेज अमेरिका ने सजाई थी जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से। और उस वक्त जब उसके तकरीबन 5 अखबार हो चुके थे, तो उसके बाद इसी तरीके से उन्होंने ऐन मुज़ाकरात के बीच में ईरान को एक मरतबा डिच किया और उस पर एक ऑल आउट जंग जो है वो मुसल्लत कर दी। और उसके साथ साथ उसका जो खित्ते में बड़ा इत्तेहादी इसराइल है वो भी इस जंग में शामिल हो गया। तो ये तो अमेरिका की एक पुरानी तारीख है। इसी अंदाज से ये बिलखुसूस जो बदहदी का जो मामला है वो उनके पास पे एक मुसल्लमा हकीकत के तौर पे उनके साथ चिपका हुआ है। लेकिन ईरान उसके बाद अमेरिका के और इसराइल के अज़ाइम से बेखबर नहीं था। ईरान ने अपनी जो भी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको एक लिहाज से दोबारा से बीफअप करना शुरू किया, खासतौर पर अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसकी रेंज बढ़ाने के हवाले से अमली तौर पर इकदाम शुरू किए। जितने कि वो मालिक के जो उनके लिए किसी नौयत में दर्द रखते थे या उनके साथ कोई ताल्लुक रखते थे, चीन ने उनकी एक डिफेंस कैपेबिलिटीज के हवाले से अपना जो भी साजो सामान उनके साथ शेयर किया। रूस जो है उनको S-300 तक तो उनके पास मिसाइल शक्ल में मौजूद था और आने वाले दिनों में इतलात थी कि शायद S-400 भी ईरान को जो है वो फराम कर दिया जाए, ताकि ईरान का जो एक खासतौर पे जो इसराइल और अमेरिका को जो ईरान की फजा में जो सुपेरियरिटी हासिल है वो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो और उनके जहाज उस तरीके से तबाही और बर्बादी ना फैला सके। तो ये वो सिनेरियो था कि जिसको एक लिहाज से इस वक्त इस जंग का पेशखाना बनाया गया है। और अब जो मुज़ाकरात का दौर, खासतौर पे उससे पहले ईरान को क्योंकि ऑलरेडी एक झटका लग चुका था, तो ईरान ने खित्ते के वो ममालिक के जो इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस के बड़े एक्टिव मेंबर हैं, उनकी बड़ी प्रोएक्टिव किस्म की डिप्लोमेसी के नतीजे में एक बार फिर मुज़ाकरात के मेज पे आने के लिए तैयारी और आमादगी जाहिर की। अब ये उन ममालिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस उनकी अगर से जमानत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यकीन दहानी की बुनियाद पे ईरान ने मुज़ाकरात का अमल जो है दोबारा शुरू किया। लेकिन उस मुज़ाकरात के मुख्तलिफ मराहिल में जिस अंदाज से उस मराहिल के दौरान जिस अंदाज से अमेरिका ने एक पूरा मिलिट्री बिल्डअप जो है वो खित्ते के अंदर शुरू कर दिया, तो वो मुज़ाकरात की मेज पर दबाव बढ़ाने का टैक्टिस तो समझा जा रहा था, लेकिन एक जंग की तैयारी या एक जंग का पेशखाना साबित होगा, ये मैं समझता हूँ शायद ईरान के लिए भी और खित्ते के उन ममालिक के लिए भी सरप्राइज था। लेकिन ईरान को ईरान के खिलाफ जितना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर चुका था इसराइल अमेरिका, उसके लिए ये नागुज़ीर हो गया था कि अब वो कोई ना कोई इस नौइयत की एक्टिविटी ऐसा ऑप्टिक्स दिखाए कि जो एक यकीनन ये लाजिम था। मंसूर जाफर साहब, हमारे साथ सीनियर तजियाकार और सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाह साहब मौजूद हैं, वो आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। कामरान साहब, ओवर टू यू। जी थैंक यू। न्यूज़ टीम की इजाजत से सवाल कर लेता हूँ। मंसूर जाफर साहब, कामरान शाह, मैं जानना ही चाह रहा था कि अगर रिजीम चेंज करना ही फोकल पॉइंट है अमेरिका का, तो ये किस तरह मुमकिन है जब तक कि आप ग्राउंड पे ना उतरे? क्योंकि इससे पहले हमने अफगानिस्तान में भी देखा, जब 9/11 के बाद अमेरिका ने अटैक किया तो वो एयर स्ट्राइक्स कर रहे थे, लेकिन रिजीम चेंज के लिए नॉर्दर्न अलायंस और दूसरी फोर्सेस ने फिर ऑन ग्राउंड कार्रवाई की थी। तो यहाँ पर अगर रिजीम चेंज करना है तो वो मिसाइल अटैक से तो होता नजर नहीं आ रहा, या आपको लगता है कि उससे भी हो जाएगा? ये मिसाइल अटैक अगर कारगर साबित होते हैं तो पिछले 20 साल में जो झक अमेरिका जो है अफगानिस्तान के अंदर मारता रहा है, वहाँ पे रिजीम चेंज कर लेते। अगरचे वहाँ पे एक रिलेटिव रिजीम चेंज आपको दिखाई देती थी, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि ईरान के अंदर कोई हामिद करज़ई पैदा किया जाए। इस वक्त तक ईरान के अंदर कोई हामिद करज़ई जो है वो उन्हें मैसर नहीं है। जिस हामिद करज़ई को वो बड़ा टाउट कर रहे थे, पेश कर रहे थे, जो साबिक वहाँ पे जो शाह खानदान था, रजा शाह पहलवी का बेटे को, जी उसको, तो उसके बारे में तो खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अदम एतमाद का वोट जो है वो पेश कर दिया कि उनके पास वो रिक्वायर्ड मैंडेट या वो सपोर्ट मौजूद नहीं है जो ईरान के अंदर खासतौर पे जमीन पर मौजूद होनी चाहिए। तो आपने जैसे खुद इशारा किया कि जो बूट्स ऑन ग्राउंड है वो एक बहुत बड़ा जरिया साबित होते हैं, लेकिन ईरान की सरजमीन जो है वो माजी अगर आप उसका देखें तो उन्होंने कभी भी किसी फॉरेन ऑक्यूपेशन को वेलकम नहीं किया।
और वो कोई किसी फॉरेन ऑक्यूपायर के लिए मंसूर साहब, फिर मुझे एक बात बताइए, ये अमेरिका का फिर क्यों, ये क्या गुस्से का इजहार है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो बकौल उनके वैसे ही लास्ट अटैक में वो खत्म कर चुके हैं, तो क्यों अटैक अमेरिका इतना फुल फ्लेज कर रहा है? चाहता क्या है वो आपके नजदीक? देखिए कि इस वक्त ईरान को एक टारगेट के तौर पे तो उन्होंने जरूर बनाया है, लेकिन जो इस वक्त रूस इसराइल के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं, उन्होंने जो अभी रिसेंटली एक खिताब किया है और उसमें खासतौर पे जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एजेंडा खित्ते के हवाले से वाजे किया है, इस रीजन को बिब्लिकल लैंड डिक्लेयर करके, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है अमेरिकन एम्बेसडर ने, जी उस पूरे प्रोजेक्ट की राह में अगर कोई रुकावट है तो वो ईरान है। तो लिहाजा उस प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए ईरान को जो है वो एक टारगेट बनाया गया है, और ईरान के वो रेजिस्टेंस पॉकेट के जो माजी में चाहे वो यमन के अंदर खत्म करने की कोशिश की गई, लेबनान के अंदर, शाम के अंदर, अब वो समझते हैं कि वो तो खत्म हो गए। लेकिन अभी आप देखिए कि इस नए हमले की जो एक लेटेस्ट डायमेंशन है, उसमें इराक पर भी हमला कर दिया गया है कि इराक के अंदर वहाँ जो पीपल्स मोबिलाइजेशन फोर्स जिसे अल-हश्द शादी कहते हैं, और वो ईरान नवाज बड़ी स्ट्रॉन्ग मलेशिया है। इराक में भी तो एक प्रो ईरान गवर्नमेंट ही है ना, जिसकी शायद उन्होंने ऐसा ही है। तो अब उस पॉकेट को भी एक लिहाज से सपोर्ट से रोकने के लिए ये एक्टिविटी की गई है। तो लिहाजा अमेरिका तो मुझे एक बात बताएं कि ये अटैक जो है आपके ख्याल में किस हद तक पिछला अटैक जो किया था अमेरिका ने उससे मुख्तलिफ है? और अगर इसमें ऑन ग्राउंड जैसे आप भी कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, ईरान भी एक्सेप्ट नहीं करता, ईरान के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते फॉरेन इन्वेजन जो है, ऑक्यूपेशन जो है, तो फिर इसका मकसद क्या है? मतलब क्या इतने मिसाइल दागने के बाद और फिर ईरान का रिटेलिएशन भी हो रहा है, ईरान अमेरिका के एलाइज के ऊपर भी अटैक कर रहा है, उसका प्रेशर भी आ रहा है उनके ऊपर, एयर स्पेस बंद हो रही है, अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, यूएई को इनकी फ्लाइट्स ऑपरेशन मुअत्तल हो गए, तो हासिल वसूल क्या है इससे? फिर अगर आप रिजीम भी चेंज नहीं कर सकते, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इशू भी नहीं है टारगेट करना, फिर हासिल वसूल क्या है इससे, इस अटैक से? देखिए, अगर आप माजी की जो इनकी जंग की अगर स्टॉक टेकिंग करें तो उसमें उन्हें क्या हासिल वसूल हुआ? उन्होंने अपना वो इसराइल के जिसके डिफेंस को बड़ा इनविंसिबल करार किया जाता था, वो मिथ भी ईरान ने जो है पिछली बार खत्म कर दी। तो अब इस बार भी जो कार्रवाई की गई है, जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसमें टारगेट उन्होंने तलबी को रखा है पहले, और उसके साथ साथ माजी में जो ईरान की तरफ से धमकियां दी जाती रही हैं, उनको ईरान ने इस बार सच्चा साबित कर दिखाया है। खासतौर पे आपको यूएई के अंदर अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, कतर और इराक तक जो मकामात हैं, वहाँ पे इस वक्त जो धमाकों की और इस नौईयत की कार्रवाइयों की इतलात हैं, तो वो साबित करती है कि ईरान को इस वक्त खित्ते के ममालिक की तरफ से जो यकीन दहानियां कराई गई थी, अब उसकी हकीकत भी मालूम होती जा रही है। ये महसूस हो रहा है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता इन ममालिक की तरफ से बहुत सारे मुल्कों ने एक बार फिर जो है वो बरादरानी यूसुफ का किरदार अदा किया है, अपनी लैंड, अपनी सरजमीन, अपनी एयर स्पेस जो है इस हमले के लिए सहूलतकार के तौर पर